Now we come to a very interesting and most important topic of this chapter, which is electric potential and field intensity due to various charge distribution. ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. अब हम देखते हैं, जैसे ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इसके अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के केस के अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे. वी हैव टू फाइंड इट. एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ जिसके अंदर एक्सियल पॉइंट पे हमको निकालना है. मतलब कि ये रिंग है, इसकी एक्सिस ऐसे है, मतलब अगर ये रिंग होगी तो इसके सेंटर से पास होती हुई ये हमारी एक्सिस होगी, तो इस एक्सिस के इस पॉइंट पर, यहाँ पर कहीं पे हमको पोटेंशियल निकालना है. तो यहाँ पर अगर आप देखें, क्योंकि एक्सिस पॉइंट के लिए क्या होगा, इस पॉइंट के लिए यहाँ पर हो चार्ज, यानी रिंग के किसी भी पोर्शन में चार्ज हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, उसके लिए वैल्यू सेम रहेंगी, यानी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा. अगर आप यहाँ पर देखें, v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ dq/r है, तो ये जो r होता है, दिस इज नॉट द रेडियस ऑफ द रिंग, दिस इज एक्चुअली द डिस्टेंस. ये जो होगा ये r है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द चार्ज. तो ये जो डिस्टेंस r है, ये सारे चार्जेस के लिए सेम है, और जिसकी वैल्यू कितनी है, √(x² + r². ठीक है. तो एक तरह से हम इसको इंटीग्रेशन से भी बाहर ला सकते हैं, क्योंकि dq को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो सारे चार्जेस के लिए डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा. तो आपकी dv की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ dq/√(x² + r². अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे dq को, तो ये यहां से लेकर पूरा इंटीग्रेट होगा, जिसकी वैल्यू टोटल क्या आएगी, q. तो आपका फॉर्मूला क्या बना, v का पोटेंशियल का एक पॉइंट पर क्या बना, q/4πε0 √(x² + r². ये वाला जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रिंग वाले हैं ये आगे कई एग्जांपल्स में भी आपके यूज होंगे. तो ये चीजें कई फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे. इनफैक्ट अगर आप याद भी ना रखें तो ये चीजें आराम से देख सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो थी वो तो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसके अंदर आप ऐसी ऐड कर सकते हैं. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो क्या होगा, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में, इस चार्ज की वजह से और इस पॉइंट पर, तो वो कुछ इस डायरेक्शन के अंदर होगा. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होगा उसको लाइन ज्वाइनिंग वाले में. और इस वाले अगर इस यहां पर देखें, इसके बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट का, डायमेट्रिकली अपोजिट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में. तो क्या होगा, ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है और नीचे वाली डिस्टेंस भी सेम है दोनों की. तो एक वैल्यू यहाँ पर आएगी. इसके अगर हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करें इस वाले ई को, तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा. सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा. तो ये जो डायमेट्रिकली ये जो अपोजिट कंपोनेंट्स हैं, इनकी वैल्यू क्या आएगी, दोनों की ई साइन थीटा, इसकी भी ई साइन थीटा. ठीक है. क्योंकि दोनों के लिए ये डिस्टेंस सेम है और q की वैल्यू सेम है. और आपको पता है e का जो फॉर्मूला होता है, वो जो मैंने आपको पहले बताया था, 1/4πε0 अलग अलग चार्जेस के लिए समेशन ऑफ qi/ri². ठीक है. लेकिन कंटिन्यूस सिस्टम के लिए वही हो जाएगा, e इज इक्वल टू 1/4πε0 dq/r². ठीक है. ये कंटिन्यूस सिस्टम के लिए हो गया. अब अगर आप यहां पर देखें तो ई साइन थीटा और ई साइन थीटा, ई की वैल्यू दोनों केसेस के अंदर सेम है, क्योंकि dq चार्ज इक्वल है और r जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के लिए सेम है इस पॉइंट से. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो e की वैल्यू है ये दोनों सेम आई. तो ई साइन थीटा और ई साइन थीटा, एक ई इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस की वजह से क्या बची, कुछ इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू होगी 2e cos थीटा. यानी एक dq चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आ रहा है, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आएगा e cos थीटा, क्योंकि 2e cos थीटा तो दो कंपोनेंट की वजह से आ रहा था. अब एक dq चार्ज की वजह से e cos थीटा आ रहा है, तो dex यानी इस x डायरेक्शन के अंदर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, de cos थीटा. ठीक है. और dx की वैल्यू कितनी होगी, अब de जो है आपका ये वाला e, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ
डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, इंटू कॉस थीटा, और ये जो थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा है, ठीक है। तो इस थीटा का कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू, अगर ये एक्स है, कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप देखें तो एक्स अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस एक्स है और हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पर आई, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई, विच इज इक्वल्स टू क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर ऑफ 3/2। ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला भी काफ़ी जगह यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्मूले से ज़्यादा आपको इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं, तभी आप आगे वाले क्वेश्चन में कर पाएंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आई है तो आप आगे वाले क्वेश्चंस भी नहीं समझ पाएंगे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये पहले समझें। अभी जो मैंने आपको रिंग वाले जो पोटेंशियल मतलब एक्सेस पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू बनाई थी, ये उनके कर्व्स हैं, क्योंकि जनरली जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इनफैक्ट सब्जेक्टिव जो पहले आते थे, दोनों में कर्व ट्रेसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती थी, फिजिक्स में भी। अब अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका है, इसका कर्व कैसा प्लॉट होगा, आपने फॉर्मूला कैलकुलेट करा था, विच इज़ v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब x के साथ जब इसको वेरी करेंगे, ये x है सॉरी, अगर x के साथ हमको इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो पोटेंशियल किस तरीके से वेरी करेगा। अगर आप यहाँ पर ट्रायल एंड एरर यूज करके लगाएं तो क्या है, x इज इक्वल्स टू, अगर आप इन्फिनिटी डालेंगे तो ये टर्म इन्फिनिटी हो गई, ये नीचे वाली टर्म इन्फिनिटी हो गई, तो ये v पोटेंशियल जीरो हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप माइनस इन्फिनिटी डालें या प्लस इन्फिनिटी, दोनों केसेस के अंदर ये टर्म जीरो हो जाएगी पोटेंशियल, तो कुछ कर्व ऐसा आएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर वैल्यू देखें, x इज इक्वल्स टू 0 पुट करें तो v की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, ठीक है। और q बाय r आप यहाँ पर प्लॉट कर देंगे, ठीक है। अब आप एक काम करेंगे, अब आपने कर्व ट्रेसिंग तो पढ़ी होगी, तो उसके अंदर होता है कि मैक्सिमम मिनिमम निकालने के अंदर dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, तो ये dv बाई डी एक्स की वैल्यू एक्चुअली में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, क्योंकि e इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई डी एक्स होता है। तो एक तरह से आपको इसका इंटीग्रल डिफरेंशिएशन निकालना नहीं पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना नहीं पड़ेगा, आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए, ये वाला कर्व प्लॉट करने के लिए, तो यही आएगा, dv बाई डी एक्स की वैल्यू यही आएगी। तो अगर हम देखें कि dv बाई डी एक्स जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। इसका मतलब जीरो पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। dv बाई डी एक्स अगर जीरो होता है किसी एक x पॉइंट पे, यानी अगर x1 पॉइंट पे अगर आपका dv बाई डी एक्स जीरो होता है, तो इस पॉइंट पे इसका मैक्सिमा या मिनिमा आता है, ठीक है। अब क्योंकि ये टर्म तो पोटेंशियल तो कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए ये हमारा एक मैक्सिमा होगा, तो कर्व हमारा कुछ ऐसा प्लॉट हो जाएगा। अब अगर इसका हम डबल डिफरेंशिएट सेकेंड डेरिवेटिव निकालें, यानी d2v बाय डी एक्स स्क्वायर निकालें, ठीक है। आप ये निकाल के देखेंगे, क्योंकि आपको इस कर्व के लिए भी de बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू यही होगी, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू आपकी आएगी r/√2 प्लस माइनस r/√2, ठीक है। ये इसके अंदर क्या शो करता है, इसके अंदर ये शो करता है कि ये जो हमारा कर्व था, ये इसका ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर ये कॉनकेव से कॉन्वेक्स जा रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट इसके अंदर क्या शो करेगा, इस कर्व के अंदर, जिसके अंदर डी बाई डी एक्स जीरो हो गया, यानी ये वाली टर्म जीरो हो गई, तो ये पॉइंट क्या शो करेगा, ये पॉइंट इस कर्व के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कर्व के लिए मैक्सिमा और मिनिमा होगा, ठीक है। अब अगर आप देखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका फॉर्मूला ये है, अब अगर आपको इसका कर्व प्लॉट करना हो, ठीक है, तो आप देखेंगे x इज इक्वल्स टू 0 पे तो इसकी वैल्यू 0 है, और इसकी दो मैक्सिमा या मिनिमा है, यानी दो वैल्यूज हैं जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम अटेन कर सकता है, विच इज प्लस माइनस r/√2। और जब x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी अगर आप डालेंगे तो ये जीरो हो रही है टर्म्स। ये कैसे हो रही है, क्योंकि नीचे स्क्वायर वाली टर्म है, तो इसको आप नीचे ले जाएंगे तो एक तरह से वो वाली टर्म आपकी वो हो जाएगी। अगर मैं आपको ले जाके दिखाऊं, x वाली ये जो टर्म है इसको मैं अंदर ले जाता हूँ तो क्या आएगा,
अपॉन, अगर ये अंदर आया तो आया एक्स होल रेज़ टू पावर 2/3, ठीक है। अब इस पूरी टर्म को आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगी एक एक्स की टर्म, एक्स को अगर आपने इन्फिनिटी डाला इस वाले के अंदर, मतलब आर स्क्वायर, नीचे ये वाली टर्म कितनी बची, आर स्क्वायर अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज़ टू पावर ऑफ 2/3, ठीक है, यही बची। अब अगर x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है तो क्या होगा, ये वाली टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बना 0 और ये वाली टर्म कितनी होगी, इन्फिनिटी। तो इन दोनों का सम कितना होगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ गया, यानी ये वाली टर्म हो गई आपकी इन्फिनिटी। ऊपर क्या बचा यहाँ पर, तो नेट ई की वैल्यू कितनी आ गई, जब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ गया तो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 हो गई, यानी इन्फिनिटी पे ये दोनों आर्म्स 0 को टेंड कर रहे होंगे, ये भी 0 जा रहे होंगे, ठीक है। अब क्योंकि अगर आप यहाँ पर टेस्ट करें, ठीक है, कि आपकी ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये मैक्सिमा दे रही है, मिनिमा दे रही है, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते थे हम, d2e/dx² की वैल्यू निकालते थे इन दोनों वैल्यूज पर, और जो पॉजिटिव है नेगेटिव आती थी उससे आपको पता चल जाता था। आपने चैप्टर कर लिया होगा मैक्सिमा और मिनि पर, अगर आपने नहीं करा तो आप मैथ्स में करेंगे ये चैप्टर और आपको आराम से पता चल सकता है। तो अब ऐसा कर्व इसका आएगा।